पोस्टेज 14। हीरा टिहरी बांध दामोदर एक इंडिया पोस्टेज। दूसरा भाखड़ा बांध इंडिया 5 रुपए का। चितरंजन इंडिया पोस्टेज बांध। गुवाहाटी रिफाइनरी भारत इंडिया विद्युत इंजन भारत। भाखड़ा बांध का पोस्टेज 5 रुपए। सिंधरी का पोस्टेज हल यंत्र। और यहाँ पे रिवोल्यूशनरी 20 पैसे का। हीराकुंड डैम और हिंदुस्तान विमान कारखाना इंडिया 12 आना का। आज़ादी के बाद की शुरुआती दशक के में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है कि आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? अध्याय में पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौती का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी। इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसले के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्यों थी और इनको लेकर कौन सी अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं। इसके बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। विकास नियोजित विकास की राजनीति नियोजित विकास की राजनीति फैसले और विकास। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाजा से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क को इस अप्रत्याशित मांग को भूनना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सार्वजनिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में। आदिवासी को डर है कि अगर यह उद्योग लग गए तो उन्होंने अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। पोस्को प्लांट उड़ीसा में ग्रामीण विरोधी पर उतारू। कार्यालय संभवतः भुवनेश्वर। जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोक्सो इंडिया इस्पात संयंत्र से स्थापित का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा के सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। धिकिया नुआ गांव में गढ़कुंजगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन या आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और निर्माण समिति ने किया था। सभार द हिंदू 23 जून 2006 को प्रकाशित हुआ। इस उदाहरण से कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन बातों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर
सभी पक्ष राजी हो सके। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किसी तरह के विकास की जरूरत है। दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? राजनीतिक टकराव। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और शास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। वाम क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ? जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह का विचारधारा वामपंथी और अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा, या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों के समर्थन करते हैं। दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक पर अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन सी राजनीतिक दल वामपंथ और कौन से दक्षिण पंथ थे? आप इस दौर के कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए जरूरी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथा क्रम को पढ़ना जरूरी है। विकास की धारणाएं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाएं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहर उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाकों में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इसी कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्च विवादों से परे नहीं होते। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिमी का हवाला देते थे कि विकास का
पैमाना पश्चिमी मुल्क की है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं, विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्क की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण आधुनिकीकरण के कारण सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवादी और तथा उदारवाद का उदय हुआ। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण में समृद्ध भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि के पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बात कहता था। क्या आप यह कह रहे हैं कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना जरूरी नहीं है? क्या यह संभव है? आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया था। दूसरे समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी कि नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहुत छिड़ी। कुछ औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते भी थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। सभाट हिंदुस्तान टाइम्स से योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू, बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं। योजना आयोग। सभार नैनन योजना आयोग। क्या योजना आयोग ने इन उद्देश्यों का अमल किया? योजना आयोग पिछले साल अपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसे समाज रचना को बनाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाए कि अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिक को आजीविका का पर्याप्त साधन का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक साधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उससे सर्वसम्मान
सर्व सामान की भलाई हो और अर्थव्यवस्था की संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साथ एकदा जगह केंद्रित हो जाए और जनसामान्य की भलाई बाधित हो। आगे की नीति। भारत सरकार ने योजना आयोग के इस स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए वेबसाइट http नीति गवर्नमेंट इन से पता करें। नियोजन। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सहमत थे। विकास की काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सका और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशकों मसलन उद्योगपति और बड़े उद्योग व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हुए एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिकी तथा अन्य आर्थिक निवेशों के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, इस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। शुरुआती कदम सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस द इंडियन टाइम्स 5 ईयर प्लान प्रेसाइड टू पार्लियामेंट आरएस 2069 करोड़ आउटले फॉर वेरियस प्रोजेक्ट ब्लू प्रिंट फॉर द इंटरेस्टिंग नेशनल वेल्थ। विलेज रियलिटी। विलेज की रियलिटी ये सभार सुधीर दर यूएनडीपी एवं योजना आयोग सेंट्रल प्लानिंग नेवर से डाई। यह फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। योजना के अनुसार केंद्र और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि की हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इस साल नवंबर में इस योजना का प्रस्ताव दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमाग हमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी
पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन के नयापन का एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश के गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेजी रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना से ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण को जो ढर्रे मौजूद हैं, उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। ये 5 ईयर प्लान 10th वॉल्यूम फर्स्ट डायमेंशन एंड स्ट्रेटजीज 10वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज दिखाया गया है। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे, उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत का उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। औद्योगिकरण में तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालेनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। 100 रुपए का ये पोस्टल इंडिया के पीसी महामलिनोबिस 1893 से 1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं संख्याविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के सक्रिय भूमिका के समर्थक। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाजा से पिछड़ हुआ था और विश्व बाजार में प्रौद्योगिकी खरीदने से उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन प्रतिशत में पहली लाल वाली पंचवर्षीय योजना से दूसरी नीले वाली
दूसरी पंचवर्षीय योजना है। पहली वाले में 15.1% कृषि और सामुदायिक विकास के लिए 11.8, सिंचाई और बाढ़ के लिए पहले लाल वाले में 17, नियंत्रण 10.1, उद्योग और खनन में 7.6, 18.5, परिवहन और संचार में 23.6, 28.9, ऊर्जा के लिए 11.1, 8.9, सामाजिक सेवाएं के लिए 22.6, 17.7, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के लिए अन्य के लिए 3.1। प्रमुख विकास के प्रमुख मद हैं। विकेंद्रित नियोजन, जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योग की बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता था। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिकी आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बढ़ी और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1887 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें वैज्ञानिक और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इस अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। योजना के कुछ खास अलग नहीं थे। आलोचक ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलत की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। मुक्त विवाद, शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है, भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ये सीने संसार। पाथरे पंचाली। पाथरे पंचाली की फिल्म की कहानी बंगाल के एक गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार के जीवन संघर्ष को बयान करती है। गरीबी और रोजमर्रा के संघर्ष में बेखबर दुर्गा तथा उसका छोटा भाई अपू जीवन की छोटी मोटी खुशियों में मशगूल रहते थे। पाथेर पंचाली गरीबी से जूझ रहे इस परिवार की इच्छाओं और निराशा को बच्चे के आंखों में दिखाई देती है। फिल्म के अंत में दुर्गा बीमार पड़ जाती है। उसके पिता हरिहर बाहर गए हुए हैं और पिता जब लौटते हैं तो अपने बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें लाते हैं। वे दुर्गा के लिए एक साड़ी भी लाए हैं, लेकिन घर आने पर उन्हें पता चलता है कि दुर्गा इस दुनिया में नहीं रही। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले। इसमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और रजत पदक पुरस्कार 1955 में शामिल है। वर्ष 1955 निर्देशक सत्यजीत रे, कथा भूषण बंदोपाध्याय, पटकथा सत्यजीत रे, अभिनय कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, सुधीर बनर्जी, उमा दास गुप्ता दुर्गा और चुन्नू बाला देवी। जेसी कुमारप्पा 1892 से 1960। असली नाम जेसी कार्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टेड अकाउंटेंट, इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक, योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदार। ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। इकाइयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने एक वैकल्पिक योजना की खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि
को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके के समृद्धि हो रहे हैं, इसकी कीमत किसानों को और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों को सोचना था कि औद्योगिकरण उत्पादन में दर को तेजी वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी और मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति आवश्यक ही अपनाई गई थी। राज्य में भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में समुदाय विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धन राज खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी का विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक विकास के जो दो मान्य मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी कंपनियों को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातें को ले लिए गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सभार शंकर मई 6, 1956 का चित्र। ये प्राइवेट सेक्टर्स ऊपर है और नीचे पब्लिक सेक्टर से नीचे विचार उठा के रखे में नेहरू जी ने उसे। प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विवाद को दिखाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, कैलाश नाथ खटूजा, जगजीवन राम, टी कृष्णमाचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा एवं बी के केसरी आदि को दिखाया गया है। खेती, किसानी और व्यापार उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्रों के हाथों में रहा। राज्य अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखना और उसे आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह से मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा के लिए उपाय किया गया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और न इन न्यायस्थ हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट का प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजियों की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा आयादी की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीजों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरतों से ज्यादा चीजें रखी हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा तथा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने न केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए ये थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठा खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारियों की मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज्यादा कमी नहीं आई। गरीबों की प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। मुख्य परिणाम
आजाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियां थी। इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजन विकास की शुरुआती कोशिश को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठ पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा हुआ पहुंचा था, वे जल्द ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और के इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। बुनियादी नियोजन विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इस अवधि में शुरू हुई। इससे सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचा। एक तरफ से शिवपालगंज में दीवार पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और उनके समाधान का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपज जाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ा था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियों लटकाए और बदन पर मिर्चाई पहने हुए गेहूं की ऊंची फसल को हाशिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के से अफसरों वाली हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अनुपजाऊ मिर्जाई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी में से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे भी कम से कम आम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अनूप जाने शुरू कर देंगे। श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी क्या एक हिस्सा है। इस उपन्यास का कथा काल 1960 का दशक है और कथा भूमि है उत्तर प्रदेश का एक गांव शिवपालगंज। कारखानों, निर्मिता इकाई, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरुआत हुई। इस दौरान में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में काफी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी बाद के समय में आर्थिक समृद्धि जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। अरे मैं तो भूमि सुधार को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीकी समझाता था। भूमि सुधार, जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसी कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जिम्मेदारों की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास
किए गए ताकि खेतों का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार के दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इस कानून पर कहीं अमल हुआ शायद ही कहीं अमल हुआ। ये द इंडियन टाइम्स ट्राइंग मंथ अहेड डिस्प्यूट राइन मिनिस्ट्री 13 डाई ऑफ हंगर इन बिहार ट्राइबल एरिया वर्स्ट हिट advice live unroot. Opposition warranted not to the explanation situation. GP called the refugee workers. Johnson ordered freezing. Australia sounded on wheat industry given new concession. खाद्य संकट 1960 के दशक में कृषि की दशा में से बदतर होती गई। 1940 और 1950 के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाली जैसी हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्यों के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्यतः स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 ही अनाज उपज रहे थे। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण किया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटाकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आमदनी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमत भी काफी बढ़ी। अपेक्षाकृत समृद्धि पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में 2 गुने अथवा उससे भी ज्यादा दामों में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इंकलाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी। खाद्य संकट के कई परिणाम हुए। सरकार गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की भी स्वीकार करनी पड़ी। यह योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा तथा गर्वबोध को इन बातों से एक धक्का लगा। कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक और कारगर तरीके से अमल पर ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लाभमंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। इनकी राजनीति रसूख भी था। इसी वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनाने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षक नेताओं का भलमान साहस के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। इसे गेहूं क्रांति कहने में क्या हर्ज है? हर चीज को क्रांति कहना जरूरी है? रिवोल्यूशंस
हरित क्रांति। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश के बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा वाले बड़े अनुदानित मूल्यों पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात को भी गंभीर गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसमें हरित क्रांति कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य हिस्से का इजाफा हुआ। ज्यादातर गेहूं का पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धि में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों, खोजबीन श्रीकांत को अब भी वे दिन बखूब याद हैं जब उसके बड़े भाई को राशन की दुकान से सामान लाने के लिए धक्का मुक्की करना पड़ती थी। श्रीकांत का परिवार चावल, तेल और केरोसिन के लिए राशन की दुकान पर ही निर्भर था। कई बार ऐसा हुआ कि उसका भाई राशन की लाइनों में खड़ा रहा और जब उसकी बारी आई तो पता चला कि राशन खत्म हो गया। अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य से पूछें कि राशन कार्ड कैसा होता है, यह अभी जानने का प्रयास करें कि क्या वे कोई सामान अभी भी राशन की दुकान से खरीदते हैं। अपने स्कूल या घर के आसपास राशन की दुकान ढूंढें और यह जानने का प्रयास करें कि गेहूं, चावल, वनस्पति तेल और चीनी यहाँ किस दाम पर बिक रही है। इसके बाद यह जानने का प्रयास करें कि इन वस्तुओं की कीमत खुले बाजार में क्या है। आओ कुछ आगे की श्वेत क्रांति देखें। बटरली डेलीशियस का जुमला आपने जरूर पढ़ा सुना होगा। वह खुशगवार तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने हाथ में मक्खन लगा टोस्ट अथवा होता है। जी हाँ, हम अमूल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दूध एवं विपणन परिसंघ की विकास तथा कथा में केंद्रित भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। गुजरात की एक शहर में आनंद सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इस शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाजा से अमूल नाम का एक सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादक को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी बढ़े और गरीबी दूर हो। सहकारी दूध उत्पादन की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही थी और सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाजा से समृद्ध हो गए जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुआ। पहला असर तो यह हुआ कि गरीबी किसान को भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। उससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाजा से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरी, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझौले दर्जे के किसान यानी मध्यस्थ श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसान का उभरा हुआ। इन्हें बदलाव से फायदा हुआ था और देश के
अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। बाद के बदलाव 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों और बाधाओं आयादी हुई। उन 14 निजी कम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टी में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीति पर जोरदार बहस चली। बहरहाल सरकार नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी। सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास से ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्य पुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। समाज संकट 27 अगस्त 1961। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही हम भूखमरी और अभाव से पार पा लेंगे। इसी बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। ये अचीवमेंट के लिए भाषण देता हुआ व्यक्ति दिखाया गया है।